ये कहानी एक त्रासदी की है। ये कहानी इंसान के अपने फितरत से जंग की है। यह कहानी इंसानियत को बचाने के जद्दोजहद की है। यह कहानी अल्बर्ट कामू के द्वारा लिखी नावल द प्लेग की है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस कहानी को सुनेंगे या फिर इस नावल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग 75 साल पहले लिखी यह कहानी और इसके किरदार आपने कुछ साल पहले ही जीवंत देखे हैं। क्योंकि हम आप सभी ने खुद एक त्रासदी को देखा है जिसमें हमने डॉक्टर बर्नार्ड र्यू जैसे डॉक्टर को देखा है, कार्टर जैसे कालाबाजारियों को देखा है, जिन टैरो जैसे नास्तिक और फादर फेलुनुकस जैसे आस्तिक को एक साथ मिलकर इंसानियत के लिए लड़ते हुए भी देखा है। ये कहानी है अल्जीरिया के ओरोन की, जहां हजारों चूहे जो शुरू में लोगों की नज़रों से ओझल थे लेकिन अचानक सड़कों पर मरने लगते हैं। आनन फानन में अथॉरिटी ये फैसला लेती है कि सभी चूहों को एक साथ कहीं दफना दिया जाए और यही बुबोनिक प्लेग के आउटब्रेक का कारण बनती है। एक दिन जब डॉक्टर बर्नार्ड र्यू को पता चलता है कि उन्हीं की बिल्डिंग में मिस्टर मिसेल नाम के एक आदमी की बुखार से मृत्यु हो गई है, तो वह उस आदमी की बीमारी की तहकीकात करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शहर में प्लेग फैल रहा है। वो इस बात की खबर अथॉरिटी को देते हैं, लेकिन ना तो उनके साथी डॉक्टर और ना ही अथॉरिटी इस पर ध्यान देती है और धीरे धीरे मौत का सिलसिला बढ़ता जाता है। इधर जो इंसान जो कुछ दिन पहले ओरोन पहुंचे थे, जिसमें पहला जिन टेरी है, जो एक नास्तिक है, एक सोशल राइट एक्टिविस्ट है, जो मानता है कि मृत्युदंड राज द्वारा प्रयोजित हत्या है और अपने इसी विरोध के कारण उसने 18 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता क्रिमिनल लॉयर थे। और टैरो ही वह किरदार है जो आगे चलकर प्लेग से लड़ने के लिए एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और दूसरा इंसान होता है रेमंड रोम्बर्ट, जो कि एक जर्नलिस्ट है और ओरान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, लेकिन उसकी बीवी पेरिस में होती है, जो आगे चलकर उस शहर में फंस जाता है और उससे निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन एक अजब से असमंजस में फंस जाता है। वहीं पर डॉक्टर र्यू की पत्नी की भी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसके कारण उसे दूसरे शहर के सैनिटोरियम में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ अप्रैल महीने के आते आते स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही होती है। हॉस्पिटल में बेड कम पड़ रहे होते हैं, धीरे धीरे मौत की संख्या बढ़ रही होती है। तब अथॉरिटी लॉकडाउन की घोषणा करती है और ओरान शहर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक टेलीग्राम ही था जिससे ओरान के लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते थे। और गर्मी आते आते त्रासदी का भयानक दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ मौतें बढ़ रही होती हैं, दूसरी तरफ भूखमरी, चीज़ों की कमी, चोरी, कालाबाजारी सब अपने चरम पर होता है। लेकिन इस त्रासदी में एक ही नाम था जो फल फूल रहा होता है, और वह था कार्टर, जो कि एक स्मगलर था, एक कालाबाजारिया था, जो लॉकडाउन लगने से पहले खुद को फांसी लगाने वाला था क्योंकि वह जेल नहीं जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने लॉकडाउन की खबर सुनी, वो खुशी से झूम उठता है और इलीगल सिगरेट और शराब बेचकर खूब पैसे बनाता है। अगस्त आते आते स्थिति और ख़राब होने लगती। शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लाशों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनको सामूहिक कब्र में दफनाना पड़ता है। जो भी शहर से बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे गोली मार दी जाती है। इधर रॉम्बर्ट भी अपने घर पेरिस लौटने के लिए परेशान होता है। वह अथॉरिटी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वह कार्टर से मिलता है और उससे कहता है कि वह किसी तरह उसे बॉर्डर क्रॉस करवा दे, लेकिन जैसे ही उसके जाने का समय आता है, वह रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह आज चला गया तो वह तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर जाएगी। और वह टैरो के द्वारा बनाई गई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। इधर फादर फेलुनुकस लोगों से बता रहे होते हैं कि प्लेग ईश्वर के द्वारा उनके पापों के लिए दी गई सजा है, लेकिन ईश्वर दयालु है और उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना होगा। इसी विश्वास के साथ वह ओथोन के पीड़ित बेटे के बिस्तर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो लड़का बच जाए, लेकिन लड़के की मृत्यु हो जाती है।
तब वो डॉक्टर रियू से कहते हैं कि इस बच्चे की मौत को इस तर्क से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उसने कुछ पाप किए होंगे, लेकिन अगर ईश्वर में आस्था है तो फिर आपको इसे स्वीकार करना होगा। सितंबर अक्टूबर आते आते बीमारी अपने चरम पर होती है। तब लोगों को एहसास होता है कि अब महामारी एक सामूहिक समस्या है। डॉक्टर रियू बिना किसी अतिरिक्त मदद के इस बीमारी से अकेले लड़ रहे होते हैं, लेकिन वह भी टूट जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तब जिन टैरो, जो अब डॉक्टर रियू का दोस्त बन गया होता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है और धीरे धीरे लोग उसके वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते जाते हैं। यहाँ तक कि फादर फेलोनिकस भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपने अंधविश्वास को नहीं हरा पाते, जिसके कारण बिना इलाज के उनकी भी मौत हो जाती है। जनवरी आते आते धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगती है और उनका दरवाज़ा खोल दिया जाता है। डॉक्टर रियू को उनकी पत्नी की मौत की दुखद खबर मिलती है। रॉम्बर्ट पेरिस जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। कार्टर को फिर से गिरफ्तारी का डर सताने लगता है और वह पागल हो जाता है। और प्लेग से जो सबसे आखिरी मौत होती है वह जिन टैरो की होती है, जो अपने अंत तक बहुत बहादुरी से लड़ता है। असल में इस कहानी को लिखते वक्त अल्बर्ट कामू ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि ठीक इस कहानी के लिखने के 75 साल बाद इंसानियत ऐसी एक त्रासदी से गुजरेगा। मुझे लगता है इस कहानी को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य जीवन के अर्थहीनता को बताना है, जिसमें हम अपने जीवन को लेकर क्या क्या प्लानिंग करते हैं, अपने लिए कितनी तरह के ऑब्जेक्टिविटी सेट करते हैं, अपने लिए कई मायने करते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा वियर्ड होता है, ऐसी त्रासदी आती है कि हमारी सारी की सारी ऑब्जेक्टिविटी और प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। ठीक 22 मार्च 2020 की तरह, जिससे पहले कोई त्यौहार में गया था, किसी की अगले महीने शादी थी, किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना था, किसी को घर खरीदना था, कोई घूमने निकला था। सबके अपने अपने सपने थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, एक झटके में हमारे सारे सपने ख़त्म हो गए और जंग शुरू हो गई जीने की। और उनके लिए ख़ास तौर पर जो झुग्गियों में रहते थे, जो शहरों में कमाने गए थे और अपने सपने पूरे करने गए थे, लेकिन अब तो खाने के भी लाले थे। जैसा कामू कहते हैं कि अर्थहीन जीवन का सामना करने के लिए मनुष्य के पास 3 विकल्प हैं। या तो भगवान के भरोसे बैठा रहे, या आत्महत्या कर ले, या फिर जीवन की विडंबना को स्वीकार कर ले और नए अर्थ को सृजित करे, या उससे रिबल करे। और ठीक इसी तरह कुछ लोगों ने लड़ने को चुना, जो रुकते तो भी मरते और चलते तो भी मरते, इसलिए निकल गए। कुछ लोग मरे भी, कुछ लोग पहुंच भी गए। और जीवन की विडंबना को देखिए कि जो लोग बचे थे वो फिर से वापस लौटे, अपने आँखों में फिर से नए सपने को लिए हुए, क्योंकि यही जीवन है और आप इस जीवन को कैसे जिएंगे इसके रचयिता आप हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।